वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे मैसूर के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। मैसूर को पूरा डिटेल में जो हमारा टारगेट रहेगा कि आज कवर करेंगे, जिसमें हमारे की टॉपिक्स अगर हम बात करें रहेंगे तो पहले तो मैसूर को बेसिक समझेंगे कि मैसूर का रीजन कौन सा है। देन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इंटरेस्ट थे मैसूर में वो क्यों थे, प्लस इन दोनों के बीच में जो है वो स्ट्रगल क्यों हुआ और उस स्ट्रगल का जो रिजल्ट है 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स और ट्रीटीज, ये सभी हम कवर करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर, जिसमें जो है वो हम डेली न्यूज़पेपर्स को कवर करते हैं। डेली की हमारी एक वीडियो रहती है 15 से 20 मिनट की, जिसमें ब्रीफली जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करते हैं, बोथ वन लाइनर फॉर्म में भी और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले मैसूर को अगर हमें पढ़ना है तो हमें ना साउथ इंडिया की कहानी पता होनी चाहिए कि साउथ इंडिया में एक्चुअली चल क्या रहा था 18th सेंचुरी में। तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 18th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो नॉर्थ में सबसे पहले 1707 से डिक्लाइन शुरू हो जाता है मुगल एम्पायर का, यानी कि एक बड़ा मुगल साम्राज्य जिसने पूरे भारत पर कंट्रोल किया, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। अब सेंट्रल अथॉरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, उतनी कैपेबल नहीं थी, तो छोटी छोटी स्टेट्स बननी शुरू हुई। फिर ये स्टेट्स दो तरह की बनी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी और एक ऑटोनॉमस स्टेट्स बनी। तो जो ऑटोनॉमस स्टेट्स थी उसमें कुछ स्टेट्स थी लाइक हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद अगर हम बात करें तो 1724 में ये बनाया, और ये किसने बनाया? निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क का दूसरा नाम था चिनक्लिच खान, ये याद रखना। देन उसके बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी, दैट इज़ मराठा। मराठा भी राइज करते हैं अंडर पेशवास, और इतना राइज करता है कि दिल्ली तक रेड करता है। दिल्ली का जो एम्परर था उसको कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट तो हो गया। थर्ड, उसके बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनती है, दैट इज मैसूर, जो कि हमारा आज का टारगेट रहेगा मैसूर को कवर करना। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको पता था कि सेंट्रल अथॉरिटी ऑलरेडी कमज़ोर है, लेकिन ये मराठा हो गए, आपके मैसूर हो गया, हैदराबाद हो गया, ये बहुत स्ट्रांग और बहुत कैपेबल है। ठीक है, इनको हराना पहले ज़रूरी है। तो इंग्लिश एक एक करके जो है वो इनको डिफीट करना शुरू करते हैं। ऑलरेडी बंगाल जो है वो उनके कंट्रोल में आ गया था 1757 में। तो देन उसके बाद टारगेट करते हैं कि किस तरह से मैसूर को एलिमिनेट किया जाए, किस तरह से मराठा को एलिमिनेट किया जाए, किस तरह से जो है वो निज़ाम को डिफीट किया जाए। अब जो इसकी कहानी शुरू होती है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है जिसका नाम है फ्रांस। ये ऑलरेडी बाहर हो चुका था कर्नाटिक वॉर के बाद, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो ये इन्फ्लुएंस जो है वो मतलब जो है वो टारगेट कर रहा था, जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो जो इंडियन प्रिंसेस थे उनकी तरफ। तो इसमें देखो सबसे पहले जो एक की पॉइंट आता है जो आपको याद रखना है, दैट इज़ कि फ्रांस इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा था। अभी फिर जब इनको इंग्लिश को पता था कि फ्रांस इनडायरेक्टली इंटरफेयर कर रहा है, तो उन्होंने जितने भी जो इंडिया के जो राजा थे उनको वार्निंग दी थी कि आप जो फ्रांस को सपोर्ट नहीं करोगे, आप फ्रांस से किसी भी तरह की हेल्प नहीं लोगे। अगर आपने फ्रांस की हेल्प ली तो वॉर। पहले अगर हम बात करें मैसूर की, तो मैसूर ने फ्रांस के साथ दोस्ती करी, तो मैसूर वर्सेस इंग्लिश हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद देखो मराठा, जब नाना फडणवीस ने फ्रेंच की तरफ जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो उसका रिजल्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर थी। ब्रिटिश ने पनिश किया नाना फडणवीस को और डेफिनेटली वो वॉर में कन्वर्ट हुआ, और उस वॉर का रिजल्ट ट्रीटी ऑफ सालबाई थी 1782। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है कि फ्रांस की किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करनी, और कहीं ना कहीं खतरा भी था, क्योंकि फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बेस बन रहा था, नेपोलियन बहुत एक्टिव हो रहा था। ठीक है, और नेपोलियन का ये चल रहा था कि नेपोलियन भारत के ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो ये डर था, इस वजह से यहाँ पर जो है ये मेजर्स लिए जा रहे थे। अब देन उसके बाद हमें समझना है कि किस तरह से जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करी और ब्रिटिशर ने किस तरह से मैसूर को एनेक्स किया। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि मैसूर, ठीक है, मराठा और आपका जो निज़ाम यानी कि हैदराबाद, इनकी आपस में नहीं बनती थी, ये आपस में लड़ते रहते थे। और भी छोटी छोटी स्टेट्स थी लाइक कर्नाटक हो गया या और भी त्रावणकोर हो गया, ये स्टेट्स की आपस में नहीं बनती थी, आपस में लड़ते थे या फिर एक दूसरे की सपोर्ट से थर्ड पर्सन पे अटैक करते थे। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मराठा और निज़ाम और आपका जो मैसूर है, इन दोनों ने मिलकर अटैक किया आरकोट पे। तो इस तरह से मतलब आपस में लड़ते रहते थे। इसका फ़ायदा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कोशिश तो ड्यूप्लेक्स ने भी की थी इसका फ़ायदा उठाने की, बट लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे फ्रांस के पास फ्रांस की जो कंपनी थी यहाँ पे, उसके पास उतनी पावर नहीं थी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी तक हो चुकी थी। तो शुरुआत अगर हम करें बिल्कुल बेसिक मैसूर के बारे में, तो मैसूर जो है अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो कर्नाटका, ठीक है, ये रीजन जो है वो
1399 से लेकर 1950 तक वुडेयार डायनेस्टी ने कंट्रोल किया है। यहाँ पर जिस डायनेस्टी ने रूल किया दैट इज़ वुडेयार डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी कहानी कुछ ऐसी है कि जो ये वुडेयार थे ये फ्यूडेटरी थे विजयनगर एम्पायर के। विजयनगर एम्पायर जब टूटा तो उनके जो फ्यूडेटरी आगे बने दैट इज़ वुडेयार। इन्होंने फिर जो है वो रूल करना शुरू किया और ये कहा जाता है कि 1610 यानी कि 1610 में राजा वुडेयार कैप्चर करते हैं श्रीरंगपट्टनम को और अडॉप्ट करते हैं सल्तनत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेटिव यानी खुद को जो है वो मैसूर का जो है वो राजा घोषित करते हैं, सुल्तान घोषित करते हैं कि फाइनली क्या है कि अभी जो है वो मैसूर का करता धरता आप ही है। बट लेकिन यहाँ से क्या होता है, वुडेयार का राइज तो हो जाता है लेकिन इनके कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं किसके साथ। अब एक पावरफुल पर्सन ठीक है राइज करेगा तो वो एक्सपेंशन की कोशिश करेगा। जब वो एक्सपेंशन की कोशिश करेगा तो जो पड़ोसी हैं उनको तंग करेगा। तो मराठा और सेकंड पर्सन मुगल इन दोनों को तंग करना शुरू कर दिया 17th सेंचुरी में। मतलब चैलेंज भी देना शुरू कर दिया कि अब भाई मैं भी एक जो हूँ स्टेट बन गया हूँ और अभी मैं एक्सपेंशन करूँगा। अब यहाँ पर कहानी क्या आती है, जो टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो पर्सनालिटीज़ के नाम हमको पढ़ने हैं, पहला हैदर अली, दूसरा टीपू सुल्तान। और उसके बाद थर्ड हमें पढ़ना है ट्रीटीज़ कि कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई है और एंग्लो मैसूर वॉर्स। ये भी जो है वो हमारे लिए कोर इंपॉर्टेंट रहेगा, एंग्लो मैसूर वॉर, इसको भी हम कवर करेंगे। अब देखो कंसेप्ट शुरू कैसे होता है। अगर हम बात करें कंसेप्ट की तो सबसे पहले बात आती है हैदर अली की। जो हैदर अली थे 1721 से लेकर 1721 से लेकर 1782 तक जो है वो इनका जो है वो पूरा लाइफ रही। यानी कि 1721 में इनका बर्थ हुआ था और 1782 में इनकी मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। इन्होंने शुरुआत की थी अपने करियर की एज एन हॉर्समैन। एज एन हॉर्समैन जो है वो स्टार्टेड हिज करियर, जिसमें अगर हम बात करें मैसूर आर्मी में इन्होंने शुरू किया था एज एन हॉर्समैन। अनएजुकेटेड थे बट इंटेलेक्चुअल थे, अनएजुकेटेड बट इंटेलेक्चुअल। और इन्होंने एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर अगर हम बात करें ना इसके स्किल्ड की तो बहुत शार्प थी, बहुत एक्टिव स्किल्स थी। तो जिसकी वजह से जो है वो फिर ये बाद में जो है वो फिर एक तरह से मैसूर के करता धरता बन गए। अब कैसे बने वो कहानी देखते हैं। यानी कि डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं मैसूर के 1761 में। इसका कारण क्या रहता है, जब मराठा राइज कर रहे थे तो उस टाइम पे चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं मैसूर के लिए भी था। यानी कि जैसे बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव 1761 तक। तो 1761 तक मैसूर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक्सपेंशन करते। और उल्टा जो है वो मराठा ने जो है वो काफ़ी टेरिटरी को कंट्रोल करके रखा था मैसूर की। तो इसकी वजह से जो मैसूर का जो राजा था वुडेयार वो परेशान था काफ़ी। तो ऑप्शन नहीं था। तो फिर हैदर अली सामने आते हैं, बोलते हैं कि मैं डिफीट करूंगा। और डिफीट करने का इनको रीज़न मिल जाता है 1761 जब मराठा जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं। माधवराव की बेटा डेथ हो जाती है यहाँ पे। तो 1761 में जब वो डेथ के बाद फिर ऑप्शन मतलब ऐसा रहता है कि बहुत सारे जो मराठा लीडर्स थे उनकी डेथ हो गई पानीपत में। तो फिर ऑप्शन नहीं रहा कि अब आगे कैसे लड़ना है, क्या करना है। तो ये अपॉर्चुनिटी हैदर अली को मिली। हैदर अली को लगा कि यार ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और मैं एक्सपेंशन करता हूँ। हैदर अली क्या करता है, कंट्रोल करना शुरू करता है रीजन को। ठीक है, इवन लाइक मराठास को टेरिटरी को भी इन्होंने कैप्चर करना शुरू कर दिया 1761 से लेकर 64 के बीच में, जब मराठा कमजोर थे। तो इससे क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। मतलब एक्सपेंशन मैसूर का तो हुआ लेकिन हैदर अली का राइज हो गया। हैदर अली राइज करना शुरू कर दिया। जब हैदर ने राइज करना शुरू किया तो उसने सबसे पहले दोस्ती करी फ्रेंच के साथ, फ्रांस के साथ इसने दोस्ती करी। किस तरह से दोस्ती करी, जो वेस्टर्न मेथड्स थे, ठीक है, यानी कि लाइक फैक्ट्री इन दंदेगुल, ठीक है, आर्मी को मॉडर्नाइज किया वेस्टर्न पैटर्न के ऊपर, प्लस साथ में एक्सपेंशन की तरफ मराठा और निज़ाम दोनों को डिफीट करना शुरू कर दिया। आर्मी मॉडर्नाइज हो गई, ठीक है, फ्रांस की हेल्प से। फिर उसका एक्सपेंशन शुरू कर दिया। कोशिश तो इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ भी दोस्ती की थी, बट लेकिन इसको पता था ईस्ट इंडिया कंपनी धोखा दे जाती है, जैसे जो है वो बंगाल में हुआ। तो इसको इस बात की तो पूरी श्योरिटी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी सपोर्टिव नहीं है। देन हैदर अली क्या करता है, मराठा की टेरिटरी और निज़ाम की टेरिटरी को 1761 से लेकर 63 के बीच में रेड करता है इन रिटर्न। ठीक है, यहाँ पर जो है वो भी अभी रीजन मतलब मैक्सिमम रीजन को सीज कर लेता है। देन उसके बाद इन रिटर्न माधवराव क्या करते हैं, जब वो वापस 1761 की जो बैटल थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद जो है वो जब यहाँ पर जो आपके माधवराव थे वो रिटर्न मतलब लाइक वापस अपनी टेरिटरी को वापस सारा का सारा कोशिश करते हैं कि रीगेन कर ले। तो देन उस केस में फिर वो क्या करते हैं 1764, 66 और 1771 तीन बैटल्स लगातार, तीन छोटे छोटे युद्ध लगातार हुए और इन बैटल्स में जो है वो मैसूर को डिफीट करते हैं और मैसूर की काफ़ी सारी टेरिटरी को कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या हुआ, हैदर अली ने अटैक किया मैसूर की तरफ। जब हैदर अली ने अटैक किया मैसूर से मराठा की तरफ,
ठीक है, क्यों? तब मराठास जो है वो 1761 में कमज़ोर थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की वजह से। तो देन उसके बाद जब मराठा थोड़े से स्ट्रांग हुए, कैपेबल हुए, तो उन्होंने दोबारा से रीगेन कर लिया टेरिटरी। अब यहाँ पर कहानी क्या आती है कि जब माधवराव की डेथ हो जाती है उसके बाद हैदर अली अगेन एक्टिव हो जाते हैं, और हैदर अली फिर से मराठा पर अटैक करते हैं और रीगेन करते हैं ऑल टेरिटरी, जितनी मराठा टेरिटरी लेकर गए थे वापस ले आए सारी की सारी। बट लेकिन इस बार उन्होंने मराठा की टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया, इस बार उन्होंने मराठास की जो टेरिटरीज थी उसको भी जो है वो कैप्चर कर लिया। बट लेकिन उसके बाद इनकी डेथ जो है वो 1782 में हो जाती है ड्यू टू कैंसर। तो ये छोटी सी कहानी है रिगार्डिंग द हैदर अली। हैदर अली ने राइज किया था एज एन हॉर्समैन, देन उसके बाद डी फैक्टो रूलर बने, फिर उन्होंने एक्सपेंशन किया मैसूर की टेरिटरीज़ का। जब उन्होंने मैसूर की टेरिटरीज़ का एक्सपेंशन किया तो उनका इनिशियली चैलेंज जो है वो मराठास ने किया, थोड़े बहुत चैलेंजेस उनके पास आए, लेकिन उन्होंने रीगेन करी सारी की सारी टेरिटरी, इवन मराठास की टेरिटरी को भी कंट्रोल कर लिया। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा हो गया कंसेप्ट। अब उसके बाद हम समझते हैं कि कैसे जो है वो आपका एंग्लो मैसूर वॉर हुई फर्स्ट। 1767 से लेकर 69 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई है। और जब भी हम कोई ऐसी वॉर पढ़ रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे ट्रायंगल फॉर्मेट में उसको समझ सकते हैं। तो रीजंस क्या थे, इवेंट्स क्या हुए और रिजल्ट क्या रहा। तो बैकग्राउंड अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हैदर अली एक्सपेंशन पॉलिसी, अटैक करते हैं मराठा और निज़ाम की तरफ, जो निज़ाम और मराठा की टेरिटरीज थी उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद अब एक फैक्ट समझना, निज़ाम ने ऑलरेडी पीस ट्रीटी साइन कर रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो मतलब एक तरह से दुश्मनी किसके साथ शुरू हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, मैसूर की। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फिर जब इनको पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चलता है कि यार ये मैसूर जो है वो हैदराबाद पे अटैक कर रहा है और हैदराबाद के साथ हमारी दोस्ती है तो हमें सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं, मराठा, निज़ाम और इंग्लिश तीनों जो है वो दोस्ती करते हैं आपस में, किसके अगेंस्ट, हैदर अली के अगेंस्ट। बट लेकिन हैदर अली क्या करते हैं, एक्शन जब लेते हैं तो वो क्या करते हैं, मराठा और निज़ाम को बोलते हैं मैं तुम्हारी टेरिटरी पर अटैक नहीं करूंगा, तो मैं न्यूट्रल रहना है, चलो मिलकर अटैक करते हैं किसके ऊपर, आरकोट के ऊपर। थर्ड स्टेट आरकोट बीच में आ गई, आरकोट के ऊपर अटैक करते हैं। अब मराठा और निज़ाम ने कहा कि ठीक है भाई टेरिटरी मिलेगी, नहीं आरकोट तीनों मिलकर बांट लेंगे, ऐसा हैदर अली ने कहा। तो निज़ाम ने भी कहा कि ठीक है हमें तो न्यूट्रल रहना है, हमें लड़ना नहीं है, हैदर अली खुद लड़ेगा। सेकंड एक्शन क्या करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट एक्शन में तो ये रहता है कि न्यूट्रलाइज करते हैं सबसे पहले जो ये अलाइंस हुई थी तीनों की, इंग्लिश, निज़ाम और मराठा की। अब सेकंड शिफ्ट क्या रहते हैं यहाँ पर, हैदर अली के माइंड में था फर्स्ट जब उन्होंने जो भी एक्शन लिया तो उनके माइंड में था कि इंग्लिश मेन दुश्मन है। सेकंड में क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेटजी को बदल दिया और सडनली कहाँ चले गए, गेट्स ऑफ मद्रास, मद्रास के पास चले गए, मद्रास को घेर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कंफ्यूज्ड, यार ये तो आरकोट पे अटैक करने के लिए जा रहा था, इसने मैसूर को घेर लिया और इसने मद्रास को घेर लिया। और मद्रास जो है वो मेन गढ़ था उस टाइम पे, अगर हम बात करें एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का साउथ इंडिया में। तो अभी चैलेंज आ गया। तो फाइनली फिर जो इसका रिजल्ट रहता है दैट इज़ ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। तो इस तरह से फर्स्ट जो है वो ख़त्म होती है बैटल। फिर इसमें क्या होता है कि जितने भी एक दूसरे के सिपाही पकड़े होते हैं उनको वापस करते हैं, जितने भी एरियाज़ कैप्चर किए थे उसको रिस्टोर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर कि ये जो मद्रास की जो ट्रीटी हुई थी ये एक पीस ट्रीटी थी। इसमें एक प्रॉमिस की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर को कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है, फॉर एग्जांपल अटैक मैसूर या फिर हैदराबाद, ये अगर आपके ऊपर अटैक करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। हैदर अली को लगा कि चलो ठीक है भाई, इस बार तो पक्की प्रॉमिस कर रहे होंगे, इस बार तो नहीं धोखा देंगे, इस बार तो प्रॉमिस कर ही देंगे अगर अटैक करते हैं। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ये बैटल है 1780 से लेकर 1784। अब इस टाइम पे अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाए ना यहाँ पे, तो 1775 से लेकर 1782 तक यहाँ पे ना फर्स्ट एंग्लो जो है वो मराठा वॉर भी है। और ऑलमोस्ट 1780 यानी कि 2 साल आपकी एंग्लो मराठा वॉर और 4 साल में से 2 साल, पहले 2 साल 1780 से लेकर 82 तक जो है वो यहाँ पर मैसूर के साथ भी स्ट्रगल चल रहा है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 2 फ्रंट पर लड़ रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये कोशिश थी कि किस तरह से जो है वो आपका जो है वो या फिर मराठा या फिर मैसूर, दोनों से जो है वो मतलब दोनों में से किसी एक से भी जो है वो दोस्ती कर ली जाए ताकि एक के ऊपर फोकस किया जाए। अभी कहानी कैसे शुरू होती है, सेकंड जो आपकी एंग्लो मैसूर वॉर है। 1771 में मराठा क्या करते हैं, मैसूर के ऊपर अटैक करते हैं और इंग्लिश जो है वो सपोर्ट करने के लिए मतलब फेल हो जाता है। वो जो प्रॉमिस करी थी ना वो गई, वो ख़त्म।
हैदर अली कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सपोर्ट करो, आपने प्रॉमिस किया था मद्रास की ट्रीटी में हेल्प करेंगे, बट लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी इंग्लिश के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी जो है वो मराठा के साथ भी ट्रीटी साइन कर रखी थी, लेकिन हैदर अली को ये नहीं पता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो दोनों तरफ चल रही थी, वो तो देख रही थी कि जहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा मैं वहाँ पर एंट्री कर जाऊँगी। तो यहाँ से हैदर अली को एक बात तो क्लियर होती है कि अब इनके ऊपर विश्वास नहीं करना। तो फाइनली क्या होता है कि फिर हैदर अली किसकी तरफ टर्न कर जाते हैं? फ्रेंच की तरफ। अब हैदर अली फ्रेंच की तरफ टर्न कर गए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी कहा था कि भाई साहब फ्रांस की हेल्प मत करना वरना दुश्मनी पक्की। अब यहाँ से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ दोस्ती करने के लिए, वो है मराठा। तो मराठा के साथ साइन कर लेते हैं 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई, पीस ट्रीटी साइन करी। एंग्लो मराठा स्ट्रगल जो था फर्स्ट वॉर का उसको ख़त्म कर दिया। फर्स्ट जो वॉर थी एंग्लो मराठा उसको ख़त्म कर दिया ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782। अब टारगेट हो गया सिर्फ और सिर्फ मैसूर। अब कहानी कैसे शुरू होती है, मैसूर के साथ पंगा कैसे लेना है? ब्रिटिश ने क्या किया? माहे पर अटैक कर दिया। माहे किसके कंट्रोल में था? एक फ्रेंच पोर्ट था, ठीक है, फ्रेंच पोस्ट थी, लेकिन ये किसकी टेरिटरी में थी? मैसूर की टेरिटरी में, यानी कि हैदर की टेरिटरी में। हैदर ने कहा मैसूर की मेरी टेरिटरी में किसी के ऊपर अटैक मतलब मेरे ऊपर अटैक। तो हैदर अली क्या करते हैं? अगेन कोशिश करते हैं, इस बार निज़ाम और मराठा के साथ अलायंस करते हैं और कहते हैं भाई इस बार तो पक्का जो है वो कर्नाटक पे अटैक होगा, इस बार नहीं अटैक करेंगे कहीं और, इस बार पक्का कर्नाटक, ठीक है, और उसको आपस में बांट लेंगे। तो मराठा और निज़ाम दोनों कहते हैं कि चलो ठीक है भाई बांट लेंगे, टेरिटरी मिलेगी हमें तो क्या। तो फाइनली क्या होता है कि जो आपके हैदर अली थे वो कैप्चर कर लेते हैं आरकोट को। यहाँ पर एक इंग्लिश पर्सनालिटी थे, ठीक है, जिनका नाम था कॉलोनियल बायले। 1781 में इनको डिफीट करते हैं। हैदर अली की विक्ट्री, कॉलोनियल बायले की डिफीट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की डिफीट। एक अचीवमेंट भाई, एक इंडियन रूलर ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मॉडर्नाइज आर्मी को हरा दिया। देन उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, लेकिन वही है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल थी क्योंकि उनके पास बैकअप प्लान हमेशा रहता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर आईरूट कूट को भेजा। कूट की कूटनीति आई, इन्होंने क्या किया? डिटैच किया मराठा और निज़ाम जो अलाइंस हो रखी थी हैदर अली के साथ उसको अलग किया। पहले तो टारगेट ये था कि हैदर अली जो ये अलाइंस है इसको तोड़ो, इन्होंने हैदर अली के अलाइंस को तोड़ दिया। और इसका तोड़ने का तरीका क्या था? ट्रीटी सालबाई की ट्रीटी, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि एक तरफ अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मैसूर के साथ भी लड़ रही है और मराठा के साथ भी लड़ रही है, तो मतलब ये दोनों तो ऑटोमेटिकली दोस्त हो गए। तो उन्होंने पहले इनको बाहर किया, मराठा को बाहर किया। तो जब मराठा बाहर हो गए, ठीक है, तो फिर हैदर अली क्या करते हैं? रीग्रुप करते हैं अपनी फोर्सेस को, कोशिश करते हैं कि जितने उनके फोर्सेस इधर उधर थी उनको सबको बुलाते हैं, एक जगह आते हैं और डिफीट करते हैं इंग्लिश को डिफीट करते हैं और कैप्चर करते हैं, ठीक है, देयर कमांडर ब्रेथवेट, इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। तो देखो ब्रिटिशर्स की कमांडर को भी कैप्चर कर लिया ब्रेथवेट। बट लेकिन हैदर अली की डेथ हो जाती है ड्यू टू कैंसर इन 1782। ये टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे। हैदर अली की डेथ हो गई, मतलब ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया, बाकी तो मैसूर वगैरह को तो छोड़ो। फिर उसके बाद क्या होता है, तब तक ये बात बाहर नहीं जाने देते कि हैदर अली की डेथ हो गई, जब तक जो है वो नेक्स्ट रूलर यानी कि टीपू सुल्तान जो है वो राजा नहीं बन जाता, सुल्तान नहीं बन जाता। टीपू सुल्तान के पास ऑप्शन नहीं था, वो बोलता है यार मुझे तो पूरी क्लैरिटी नहीं है वॉर के रिगार्डिंग, पिताश्री को पता था सिस्टम क्या से क्या चल रहा है, कैसे क्या करना है। तो वो क्या करते हैं, पीस ट्रीटी साइन करते हैं 1784 में, दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। 1784 और वॉर खत्म। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर इतनी काफ़ी है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। इनका बर्थ जो है वो 1750 में हुआ था, 7 साल पहले प्लासी के। टाइगर ऑफ मैसूर इनको कहा जाता है। एजुकेटेड मैन थे, तो हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। अरबिक इनको आती थी, पर्शियन इनको आती थी, उर्दू इनको आती थी। प्लस इनके पास जो है, अगर हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फोकस किया और रॉकेट जो टेक्नोलॉजी है उसका पायनूर भी इनको कहा जाता है भारत में। प्लस इन्होंने आर्मी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया और यूरोपियन मॉडल पर जो है वो अपनी आर्मी बनाई फ्रांस के हेल्प से, ठीक है, गन्स होगी, ठीक है, तोप्स होगी, तो ये सभी जो है वो इनके पास कैनॉन्स वगैरह ये सारी थी, तोपें बड़ी बड़ी अच्छी तोपें थी इनके पास, और रॉकेट टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने फॉलो किया। प्लस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेरीकल्चर इन मैसूर, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ भी जो है वो फोकस था। ये मेंबर थे जैक्विन क्लब के, कब बने हैं 1797 में। और ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में लगाए। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन इस टाइम पे चल रखा था, ये उस टाइम पे उसमें भी जो वो कीन इंटरेस्टेड थे। देन उसके बाद अब चलते हैं बैटल की तरफ।
थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से लेकर 92। अब इस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पर थे, ठीक है, या बंगाल के जो गवर्नर जनरल यहाँ पर थे, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हुआ क्या यहाँ पे कि टीपू सुल्तान ने क्या किया, त्रावणकोर पे अटैक कर दिया। त्रावणकोर दुश्मन दोस्त था इंग्लिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त था त्रावणकोर। टीपू सुल्तान स्ट्रांग पावरफुल, उन्होंने कहा कि आर्मी बना दी यूरोपियन, चलो ट्रायल कर लेते हैं। ट्रायल के लिए उन्होंने कहाँ पर चले गए, त्रावणकोर पे अटैक कर दिया। अब ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पर अटैक कर दिया मैसूर के ऊपर। टीपू सुल्तान ने एक ब्रिटिश आर्मी अंडर जनरल मीडोज को डिफीट किया। कॉर्नवालिस शॉक्ड, भाई कैसे डिफीट हो गया मैं, ये पर्सन कैसे डिफीट हो गया। वो खुद आ गए, खुद वो पूरी आर्मी लीड करने के लिए आ गए। तो 1791 में कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप ऑफ द आर्मी एंड मार्च टुवर्ड द बैंगलोर, ठीक है, और कैप्चर इट, उसको कैप्चर करते हैं। एंड देन श्रीरंगपट्टनम को भी कंट्रोल करते हैं। टीपू सुल्तान सीरियस जो है वो अपोजिशन जो है वो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बराबर की टक्कर देते हैं। बट लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहता है फाइनली, दैट इज ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। एक पीस ट्रीटी साइन होती है जिसमें ये कहा जाता है कि नियरली हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चली गई और मराठा के पास निज़ाम, यानी कि सबने आपस में बांट लिया। जो प्लानिंग हैदर अली कर रहा था वो ब्रिटिशर्स ने करके दिखा दी। फिर मराठा कि अगर हम बात ब्रिटिशर्स के पास जो है वो भारामहल वाला रीजन आ गया, दंदेगुल आ गया और मालाबार। मराठा के पास तुंगभद्र रीजन आ गया और निज़ाम के पास कृष्णा रिवर रीजन आ गया। तो मतलब इन्होंने आपस में मैसूर की टेरिटरी बांट ली और थोड़ी सी टेरिटरी जो है वो टीपू सुल्तान को दे दी। प्लस साथ में वॉर का जो खर्चा हुआ था 3 करोड़ रुपए जो है वो टीपू सुल्तान से लिया। टीपू सुल्तान ने कहा भैया टेरिटरी तुमने बांट दी, पैसा कहाँ से मैं दूंगा। और प्लस साथ में जो टीपू सुल्तान के दोनों बेटे थे उनको भी ले गए होस्टेजेस। कहाँ पर ले गए, इंग्लिश लेकर चले गए अपने साथ। तो अब टीपू सुल्तान परेशान हो गई, कब करूँ क्या, मेरे तो बेटे भी लेकर चले गए, ये 3 करोड़ भी लेकर जा रहे हैं, टेरिटरी भी गई। टीपू सुल्तान के पास अब कुछ बचा नहीं था खोने के लिए। तो टीपू सुल्तान क्या करते हैं कि चल यार एक लास्ट कोशिश कर ही ली जाए। 1799 में, ठीक है, क्या होता है कि जो वोडियार का, यहाँ पर पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं। 1796 में वोडियार का जो सुल्तान था उसकी डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान खुद को राजा डिक्लेयर कर देता है, मैसूर का जो है वो सुल्तान डिक्लेयर कर देता है और प्लान करता है रिवेंज का। क्या भाई अब तो मेरे पास कुछ आ गया है, ठीक है, अब मेरे पास जो है वो ऑप्शन है और मैं जो हूँ रीजन को रिगेन करता हूँ। टीपू सुल्तान ने क्या किया, फ्रेंडशिप कर दी फ्रांस के साथ। और वेलेस्ली को ये डर लग रहा था, वेलेस्ली को लग रहा था क्योंकि वेलेस्ली तो भारत में आया इसलिए था कि नेपोलियन का खतरा था, नेपोलियन भारत पे अटैक कर सकता है, फ्रांस जो है वो भारत पे अटैक कर सकता है। तो वेलेस्ली ने क्या किया, टीपू सुल्तान को बहुत समझाने की कोशिश करी, भाई सब्सिडरी लाइन साइन कर ले, ठीक है, तुझे मैं नहीं मारूंगा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे पे कोई अटैक करेगा मैं खुद देखूंगा। बट लेकिन टीपू सुल्तान अटैक करी। टीपू सुल्तान बोलते हैं कि भाई थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे तो उसका बदला लेना है। तो फाइनली क्या होता है यहाँ पे कि टीपू सुल्तान जो है वो प्लॉट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश, ट्राई करते हैं और इसका रिजल्ट रहता है 4th एंग्लो मैसूर वॉर, फाइनल वॉर 1799। और ये बैटल जो है वो फाइनली अगर हम बात करें अप्रैल 1719 अप्रैल में शुरू हुई और मई में ख़त्म हो जाती है। अप्रैल टू मई यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने तक जो है वो ये बैटल चली। और इस बैटल को जिसने लीड किया था दैट इज़ आर्थर वेलेस्ली। ये ब्रदर थे किसके, लॉर्ड वेलेस्ली जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और ये कहा जाता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस वॉर में। प्लस यहाँ पर मराठा और निज़ाम इन दोनों ने भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। मराठा और निज़ाम ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की थी। क्यों? क्योंकि निज़ाम जो है वो ऑलरेडी 1798 में पहले जो है वो इंडियन स्टेट थी जिसने जो है वो सब्सिडरी लाइन साइन करी थी, वेलेस्ली की जो पॉलिसी थी। देन टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। जब टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है वॉर में, तो उसके बाद कंट्रोल नहीं करते डायरेक्टली, वो क्या करते हैं यहाँ पे वेलेस्ली मैसूर को रिस्टोर करते हैं। वोडियार डायनेस्टी का जो रूलर था कृष्ण राजा थर्ड, इसको जो है वो राजा बना देते हैं और सब्सिडरी लाइन साइन करवा लेते हैं। तो जब सब्सिडरी लाइन साइन करवा ली तो मराठा, अगर हम बात करें मैसूर जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गया। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर रिगार्डिंग द मैसूर और इंपॉर्टेंट वॉर्स। आई होप जितना भी कंटेंट हमने डिस्कस किया है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।